इंडिया आने के बाद अवनी ने फिर से सुमित का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, इसीलिए वो बहुत खुश था। और दूसरी तरफ ऋषि को अवनी ने अपनी माँ से मिलाया। अवनी की माँ ऋषि को देख कुछ ज़्यादा खुश तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ कहा नहीं। वो हमेशा से यही चाहती थी कि अवनी की शादी सुमित से हो, लेकिन अवनी की वजह से कभी कुछ बोली नहीं। अगले 2 महीनों तक सब कुछ वैसा ही चलता रहा जैसा पहले चलता था। बस अगर कुछ बदला था तो अवनी का सुमित के साथ बिहेवियर। अब वो सुमित से ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस जितना काम होता उतना ही बोलती। 2 महीने बाद ऑफिस के सभी लोगों ने प्रतापगढ़ जाने का प्लान बनाया। प्रतापगढ़ में एक किला था जो सैकड़ों साल पुराना था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें बनी थी जो आज तक फिर कोई कभी बना ही नहीं पाया। इसलिए अब ऋषि उन सबको लेकर साथ जा रहा था। पहले सुमित ने अवनी को प्रतापगढ़ चलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, लेकिन ऋषि के कहने पर वह तुरंत मान गई। सब मिलाकर कुल 8 लोग थे। सुमित, अवनी, ऋषि, वरुण, सारा, अंकित, रिया और विक्रम। साथ में एक शख्स और भी जा रहा था, और वो थी सुमित की माँ। सुमित की माँ ने ही सुमित को वहाँ जाकर प्रोजेक्ट करने के लिए बोला था। सुमित अपनी माँ की कही कोई भी बात कभी टालता नहीं था। उसके पापा के जाने के बाद एक वही थी जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। 2 दिनों में उन सबको निकलना था, इसलिए सबने अपनी अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी। इन 2 दिनों में अवनी ने सुमित से एक भी बार बात नहीं की। जिस दिन उन सबको निकलना था उस दिन सुबह सुमित ने एक बड़ा ही अजीब सपना देखा। उसकी अवनी को कोई अपने साथ लिए जा रहा था और वो चिल्ला रहा था, रुक जाओ अवनी, मत जाओ, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। और तभी उसके पीछे सर पर कोई डंडे से वार करता है। जब तक वो पीछे पलट कर देखता है, अवनी चली गई होती है और दूसरी तरफ वो उस शख्स का चेहरा भी नहीं देख पाता। इधर डर की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो लाइट जलाकर टाइम देखता है तो सुबह के 5 बज रहे थे। ये सुबह के सपने क्या वाकई सच होते हैं? क्या अवनी मुझसे दूर हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अवनी सिर्फ मेरी है, मैं उसे खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। वो खुद से सवाल करता है, फिर बिस्तर से उठकर बाहर ताज़ी हवा खाने निकल जाता है। सुबह सब 9 बजे ऑफिस आते हैं। वहीं उनकी बस खड़ी थी। सब जाकर अपनी अपनी सीट में बैठ जाते हैं। अवनी ऋषि के साथ और रिया सुमित की माँ के साथ, सारा, अंकित एक साथ और हमेशा की तरह सुमित वरुण के साथ। इधर विक्रम अकेले पीछे की सीट पर बैठा हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। बस अपने रास्ते चलने लगी। मुंबई से प्रतापगढ़ जाने में बस 8 घंटे लगने थे, इसलिए सबने अपने साथ जरूरत के सामान ले लिए थे। बस में अजीब सी शांति थी। 3 महीने पहले तक ऐसा कभी नहीं होता था कि सब इतना शांत हो, लेकिन ऋषि के अवनी के लाइफ में आने से जैसे सब कुछ बदल सा गया था। जब सुमित को यह शांति बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपना हेडफोन निकालकर कानों में लगा लिया और अपनी आंखें बंद करके गाना सुनने लगा। यह हेडफोन ही तो उसकी तन्हाई का साथी था। मोबाइल में बज रहा गाना भी सुमित के दिल का हाल बयां कर रहा था। सुमित को ये गाना बहुत पसंद आ रहा था, इसलिए उसने ये गाना कम से कम 10 बार सुना। गाना सुनते सुनते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। इस समय अगर कोई सबसे परेशान था तो वो सुमित ही था। वो सब शाम के 6 बजे प्रतापगढ़ पहुंचे। रास्ते में थकान बहुत हो गई थी, इसलिए सब फार्म हाउस जाकर अपने अपने कमरों में चले गए। रात के लगभग 10 बजे सुमित की नींद खुली तो उसे अपने बगल वाले कमरे से 2 लोगों के बातों की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बगल वाला कमरा तो उसकी माँ का था, और इतनी रात गए उसकी माँ किससे बात कर रही होगी। वह जैसे ही कुछ सुनने के लिए बाहर निकला, उसकी दरवाजे में खट की आवाज़ हुई और दूसरी तरफ से आवाज़ें आना बंद हो गई। जब सुमित ने जाकर माँ से पूछा, आप इतनी रात में किससे बात कर रही थी माँ? किसी से नहीं बेटा, तुम्हें शायद भ्रम हुआ होगा, उसकी माँ ने जवाब दिया। नहीं माँ, मैंने आवाज़ें सुनी थी, सुमित दिमाग पर जोर डालता हुआ बोला। थकान की वजह से शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा, तुम जाकर आराम से सो जाओ, उसकी माँ बोली। हाँ, हो सकता है, ठीक है मैं जाता हूँ, आप भी सो जाइए, गुड नाइट, सुमित बोला और वहाँ से चला गया। अभी भी दूर से कहीं 2 आंखें उन दोनों को देख रही थी। फिर पास आकर बोला, आज तो बाल बाल बच गए माँ। ये ऋषि था जो सुमित की माँ से बात कर रहा था। अरे उसे बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, बचपन से ही मैं उसके साथ यही करती आई हूँ, सुमित की माँ हंसते हुए बोली। चलो माँ, अभी मैं चलता हूँ, कहीं फिर से वो सुमित वापस ना आ जाए, ऋषि बोला। ठीक है तुम जाओ, लेकिन ध्यान से, कोई भी तुम्हें मेरे रूम से बाहर जाता देख ना पाए, सुमित की माँ बोली। हाँ माँ, मैं ध्यान रखूँगा, ऋषि बोला और बाहर आ गया।
सुमित की माँ चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। ऋषि वहां से निकलकर अपने रूम पर आ गया। उसे लगा शायद उसे किसी ने वहां से निकलते नहीं देखा, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम था, क्योंकि कोई और भी था वहां जिसे उसने रूम से निकलते देख लिया था। ये वरुण था, जो पानी पीने के लिए बाहर निकला था। जब वरुण ने ऋषि को सुमित की माँ के रूम से निकलते देखा तो उसे कुछ डाउट हुआ, लेकिन फिर वो अपने रूम में जाकर चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह सबसे पहले अवनी की नींद खुल गई। जागने के बाद वो जैसे ही बाहर बालकनी में आई, उसे एक किला दिखाई दिया। प्रतापगढ़ का रहस्यमय किला, जो अपने अंदर सैकड़ों रहस्यों को समेटे था। उस किले को देखकर अवनी को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी कहीं ये किला देखा हो। अवनी को ऐसा लग रहा था जैसे ये किला उसे अपने पास बुला रहा हो। अवनी चुपचाप अपने रूम पर आई और तैयार होकर अपना बैग लेकर उस किले की ओर चल दी। उनका फार्म हाउस प्रतापगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए वो पैदल ही चले जा रही थी। प्रतापगढ़ जाने के लिए रास्ते में घने जंगल थे जिन्हें पार करना पड़ता था। अच्छे अच्छे लोग उन जंगलों में जाने से डरते थे, लेकिन न जाने क्यों अवनी बड़े आराम से जंगल पार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ की एक एक चीज़ अच्छे से पहचानती है। जंगल के बीच पहुंचकर एक जगह अवनी अचानक से रुक गई और जंगल एक सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। ये रोशनी अवनी के उस गले के निशान से निकल रही थी। आज पहली बार उसने उस निशान को चमकते देखा, लेकिन उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो बस मुस्कुराते हुए आगे चलती गई। अवनी को चलते हुए 3 घंटे हो गए थे और अब वो उन जंगलों को पार करके प्रतापगढ़ की सीमा में प्रवेश करने वाली थी। दूसरी तरफ जब सब सोकर जग गए और सब अवनी को ढूंढने लगे, अवनी ने जैसे ही प्रतापगढ़ की सीमा में पैर रखने की कोशिश की, एक तूफान सा उठने लगा उसके चारों ओर। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से प्रतापगढ़ की धरती अवनी के आने की प्रतीक्षा कर रही हो, और आज उसकी ये प्रतीक्षा पूरी हो गई। जैसे जैसे अवनी आगे बढ़ रही थी, उसे सिर्फ उजड़े हुए घर और बस्तियां ही दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर उसका मन बहुत व्यथित हो उठा। उसके आंखों से आंसू बहने लगी। जितना ही वो उसके अंदर जा रही थी, उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अचानक से गिरने वाली थी कि तभी एक हवा का झोंका उसके पास आया और उसने अवनी को संभाल लिया। फिर अवनी के कान में एक आवाज़ फुसफुसाई, वसुधा, तुम आ गई। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। वसुधा, ये नाम तो मैंने पहले भी सुना था। हाँ, ऋषि के मुँह से। इसका मतलब वो सारी कहानी सच थी। मैं ही वसुधा थी पूर्व जन्म में, और ऋषि प्रताप। और ये वही प्रतापगढ़ है जिसका नाम मैंने ही प्रताप के नाम पर रखा था। अवनी के दिमाग में सारी बातें चलने लगी। वो जंगल जो उसे हर रोज़ सपने में दिखते थे, वो वही जंगल थे जिन्हें वो अभी थोड़ी देर पहले पार करके आई थी। वो निशान भी वैसे ही चमका था जैसे उस लड़की के गले में चमका था, जो उसे सपने में दिखती थी। इसका मतलब ये उसका पुनर्जन्म है। अवनी अब फिर से आगे बढ़ने लगी। वो चारों तरफ देख रही थी। उसके इक्के दुक्के लोग ही दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही वो किसी से बात करने की कोशिश करती, सब अपने घरों में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते। अवनी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वो वर्षों पुराना शिव मंदिर आज भी वैसा ही था जैसा वो सैकड़ों वर्ष पूर्व था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब यहाँ कोई पूजा नहीं करने आता। वो मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, मुझे ये तो याद आ गया कि मैं कौन हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था और मुझे आपने वापस यहाँ क्यों बुलाया है, ये अभी भी याद नहीं आ रहा। मैं जिससे भी पूछने की कोशिश करती हूँ, कोई बताना ही नहीं चाहता। भगवान, अब मैं क्या करूँ? इतना कहने के बाद अवनी वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो उसने पलट कर देखा। वो एक बूढ़े बाबा थे। वो अवनी के बगल में बैठ गए और बोले, मुझे पता था वसुधा, तुम ज़रूर आओगी। आखिर तुम आ ही गई। अवनी बोली, बाबा, मुझे ये तो याद आ गया है कि मैं वसुधा हूँ और ये मेरा ही प्रतापगढ़ है, लेकिन ये सारे लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, और ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? बताता हूँ तुम्हें, सब बताता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। मंदिर के पीछे एक छोटी सी कोठरी है, वहीं चलो। वो बाबा बोले। ठीक है बाबा, चलिए, अवनी बोली और बाबा के पीछे पीछे हो ली। कोठरी में काफ़ी अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसा वहाँ वर्षों से कोई ना आया हो।
बाबा ने आगे बढ़कर दीपक जलाया और अवनी को पीने के लिए पानी दिया। वो उसे एक पत्थर पर बैठने का बोलकर खुद भी वहीं बैठ गए। उन्होंने बोलना शुरू किया। तुम्हारे मरने के बाद वो यहाँ वापस आई थी और फिर उसने तुम्हारे पूरे राजवंश को बर्बाद कर दिया। वो आज भी जिंदा है। उसने गांव वालों को इतना प्रताड़ित किया कि ये लोग आज तक उस सदमे से निकल नहीं पाए। उसने कहा था कि जो कोई भी राजवंश की किसी व्यक्ति को शरण देगा वो उसके पूरे परिवार को मार देगी। क्योंकि तुम्हारी पूरी शक्ल वसुधा से मिलती है, इसीलिए लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। वो आज भी जीवित है और यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रही है तुम्हारी। बाबा ने कहा। वो कौन है बाबा? अवनी ने पूछा। वही त्रिशाला जिसने पूरे राजवंश को समाप्त कर दिया, लेकिन न जाने कैसे तुम्हारे पिताजी जीवित बच गए। बाबा ने जवाब दिया। ये त्रिशाला कौन है और इसकी मेरे राजवंश से क्या दुश्मनी थी? अवनी ने फिर से सवाल किया। बहुत लंबी कहानी सुनाता हूँ, बाबा ने कहा और अवनी को कहानी सुनाने लगे। आज से 200 साल पहले जो आज प्रतापगढ़ है, उसे राजगढ़ नाम से जाना जाता था, जहाँ पर राजा चंद्रभान का राज्य था। राजगढ़ एक अत्यंत संपन्न और खुशहाल राज्य था। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली थी। सब बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन आने वाले खतरे का भान किसी को नहीं था, क्योंकि वो लौट आई थी। उसके लौटने का कारण था तुम्हारा जन्म उस निशान के साथ होना। वो एक शैतान थी जिसकी मृत्यु केवल उस इंसान के हाथ होगी जिसके गले में वो सूर्य के जैसा निशान होगा, और अगर वो तुम्हारी बलि शैतान को दे दे तो वो सर्वशक्तिमान हो जाएगी, और वो थी त्रिशाला। तुम्हारा जन्म अनुराधा नक्षत्र में पूर्णमासी की रात को हुआ था। जब आधी रात को चंद्रमा की किरणें तुम्हारे उस निशान पर पड़ी तो पूरा राजगढ़ उसकी सुनहरी रोशनी से नहा गया, लेकिन इस रोशनी ने फिर से उसे वापस राजगढ़ में बुला लिया। सैकड़ों साल पहले तुम्हारे पर बाबा के गले में वो निशान था, लेकिन उस निशान को सारी शक्तियाँ तभी मिलती जब वो किसी कन्या के पास हो। उसके बाद पूरे राजवंश में किसी के पास वह निशान नहीं आया। तुम्हारा जन्म भले ही उस निशान के साथ हुआ था, लेकिन तुम अभी कमज़ोर थी, क्योंकि तुम्हें पूरी शक्ति तभी मिलती जब तुम 21 वर्ष की होने के बाद उस लड़के से ब्याह करोगी जिसका जन्म तुम्हारी ही तिथि और नक्षत्र में हुआ हो। त्रिशाला भी तुम्हारी बलि तभी दे सकती थी जब तुम 21 साल की पूरी हो जाती, इसलिए वो वहीं गांव में भेष बदल कर रहने लगी और तुम्हारे 21 वर्ष पूरे होने का इंतज़ार करने लगी। तुम्हारा नामकरण हुआ और नाम रखा गया वसुधा, राजकुमारी वसुधा। महाराज ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि तुम्हारे लिए यहाँ खतरा है, इसलिए उन्होंने तुम्हें राजगढ़ से दूर सुमेरगढ़ भेज दिया, जहाँ राजा सूर्यदत्त राज्य करते थे। तुम्हारी शिक्षा सुमेरगढ़ में ही राजा सूर्यदत्त के पुत्र युवराज प्रताप के साथ संपन्न हुई। तुम उनके साथ ही पली बढ़ी। तुम बचपन से ही प्रताप के साथ रही और तुम्हें प्रताप से प्रेम हो गया। महाराज भी यही चाहते थे कि तुम्हारा विवाह प्रताप से हो, क्योंकि युवराज प्रताप ही वो शख्स थे जिनका जन्म तुम्हारे जन्म के साथ हुआ था। अब तुम भी 20 वर्ष की हो गई थी और प्रताप से प्रेम करने लगी थी, इसलिए महाराज ने तुम्हें अपने पास बुला लिया। कुछ दिनों के बाद महाराज ने ये घोषणा कर दी कि तुम्हारे 21वें जन्मदिन के अवसर पर तुम्हारा विवाह युवराज प्रताप से होगा। क्योंकि दोनों ही राज्यों के लोग इस बात से खुश थे, इसलिए किसी को भी इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन ये बात जब त्रिशाला को पता चली तो उसने एक चाल चलने की सोची। दूसरी तरफ महाराज भी जानते थे कि यह राजकुमार को मारने की कोशिश जरूर करेगी, इसलिए उन्होंने अपने गुप्तचर से सुमेरगढ़ के युवराज को एक संदेशा भिजवाया कि युवराज खुद युवराज बनकर ना आए, वो किसी और भेष में आए। जब यह सूचना युवराज के पास पहुंची तो वो अपने दोस्त वीर के साथ आने के लिए तैयार हो गए। सुमेरगढ़ से राजगढ़ आने के लिए उन जंगलों को पार करना पड़ता था। इधर त्रिशाला को यह बात पता चली तो उसने राजकुमार को जंगल में ही मार डालने का प्लान बनाया। उधर राजकुमार ने वीर को राजकुमार बनाया और खुद उसका मित्र बनकर जंगल के लिए प्रस्थान किया। इतनी कहानी बताकर बाबा चुप हो गए। अवनी ने जब आगे की कहानी पूछी तो वो बोले, अभी रात हो गई है, आगे की कहानी मैं तुम्हें कल बताऊंगा, तुम आराम करो अभी। दूसरी तरफ सब परेशान थे। सुबह से अवनी का कुछ पता नहीं था, तो सुमित ने भी अगले दिन प्रतापगढ़ जाने का प्लान बनाया।
अवनी को ढूंढते हुए सुमित प्रतापगढ़ के जंगलों में प्रवेश कर चुका था, जहां उसके लिए नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अवनी अब आगे की कहानी जानना चाहती थी, इसलिए उसने बाबा से आगे की कहानी पूछी। बाबा ने बताना शुरू किया। राजकुमार प्रताप ने वीर के वस्त्र पहने और वीर को स्वयं के वस्त्र पहनाए। राजगढ़ में महाराज और राजकुमारी के अलावा किसी ने भी प्रताप को नहीं देखा था, इसीलिए और कोई उसे पहचानता नहीं था। प्रताप और वीर दोनों जंगल में आगे बढ़ रहे थे, तभी वहां त्रिशाला अपने 4 सैतानों के साथ आई और जब तक दोनों कुछ समझ पाते उसने वीर को अपनी कैद में ले लिया। प्रताप कैद से बाहर था। प्रताप को समझ आ गया था कि क्यों महाराज ने उसे भेष बदल कर आने के लिए कहा। वीर को कैद करके त्रिशाला बोली, तू करेगा राजकुमारी से शादी? हाँ, मैं राजकुमारी से तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे कैद कर लिया? वीर ने डरते हुए पूछा। तुमने नहीं, पर तुम्हारे उस नक्षत्र ने जरूर, जिसमें तुमने जन्म लिया, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा, त्रिशाला ने हंसते हुए कहा। त्रिशाला ने अपने शैतानों को वीर को मारने का आदेश दिया। जैसे ही ये शैतान वीर को मारने आगे बढ़े, प्रताप बोला, रुको, पहले ये तो बताओ तुम राजकुमार को क्यों मारना चाहती हो, जबकि तुम्हारी दुश्मनी तो राजकुमारी से है। ठीक है, बताती हूँ, सुनो, त्रिशाला बोली और अपनी कहानी सुनाने लगी। मैं जब बहुत छोटी थी तभी कुछ लोगों ने मेरे माँ बाप को मार दिया और मैं अनाथ हो गई। गांव में एक अघोरी बाबा आए तब और मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने मुझे हर प्रकार की काली विद्या और तंत्र मंत्र सिखाया। मैं उसमें पारंगत होती गई, क्योंकि मेरे माँ बाप की मौत के जिम्मेदार राजगढ़ के राजवंश के लोग थे, इसीलिए मुझे उनसे बदला लेना था। अब मैं सर्वशक्तिशाली थी। मैं पूरी तरह से एक पिशाचिनी बन चुकी थी। मुझे कोई नहीं मार सकता था सिवाय उस निशान वाली कन्या के। मेरे गुरु बहुत पहुंचे हुए अघोरी थे। वो मेरे उद्देश्य को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे आगाह किया कि मैं राजवंश के लोगों को कोई नुकसान न पहुंचाऊं। पर मुझे अपना बदला लेना था और साथ ही अमर भी होना था। मेरे बदले और मेरे अमर होने के पीछे सिर्फ 2 ही कांटे थे, पहले मेरे गुरु और दूसरी वो निशान वाली लड़की। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने गुरु को ठिकाने लगाया, लेकिन जाते जाते मेरा गुरु मुझे श्राप दे गए कि जब तक वो कन्या 21 वर्ष की नहीं हो जाएगी तब तक मैं उसे छू भी नहीं सकती, और अगर उसका विवाह एक ही नक्षत्र में जन्मे पुरुष से हुआ तो वो तुम्हारा अंत कर देगी। उन्होंने मुझे इसी जंगल में कैद होने का भी श्राप दे दिया। मैं उसी वक्त से इस जंगल में कैद हो गई। अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी। जब मैंने अपने लोगों से इसका उपाय खोजने को कहा तो मुझे पता चला कि मैं यहाँ से तभी आज़ाद होंगी जब राजवंश में उस कन्या का जन्म होगा, क्योंकि गुरुजी ने राजवंश को बचाने के लिए ही मुझे ये श्राप दिया था। इसलिए राजकुमारी वसुधा के जन्म लेते ही मैं श्राप से मुक्त हो गई और अब मैं उसे ख़त्म करके सर्वशक्तिमान हो जाऊंगी, अमर हो जाऊंगी। लेकिन उसे ख़त्म करने के लिए मुझे चंद्र ग्रहण का इंतज़ार करना पड़ेगा, और अब मैं उसी इंतज़ार में हूँ। ठीक है, लेकिन तुम युवराज को क्यों मारना चाहती हो? प्रताप ने फिर से पूछा। क्योंकि युवराज ही वो शख्स है जिससे अगर राजकुमारी का विवाह हो गया तो मैं उसे कभी नहीं मार पाऊंगी, त्रिशाला ने जवाब दिया। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो तुम युवराज को छोड़ दोगी ना? प्रताप ने फिर पूछा। हाँ, छोड़ दूंगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? त्रिशाला ने कहा। हो सकता है, लेकिन पहले तुम वादा करो युवराज को कुछ नहीं करोगी। प्रताप ने कहा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, लेकिन अब बताओ, त्रिशाला बोली और शैतानों को आदेश दिया कि वीर को छोड़ दे। अगर मैं वीर की जगह युवराज बनकर जाऊं और राजकुमारी को तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम्हारे राजकुमार की जान भी नहीं लेनी पड़ेगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि मेरा जन्म तो एक ही नक्षत्र में नहीं हुआ है और फिर राजगढ़ में किसी ने नहीं देखा कि सुमेरगढ़ का राजकुमार कौन है। प्रताप ने अपनी चाल चली। ठीक है, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं युवराज को ख़त्म कर दूंगी। बोलो, मंजूर है? त्रिशाला को प्रताप की बात पर भरोसा हो गया था। यह उसकी आंखें साफ बता रही थी और प्रताप के पास बचपन से ऐसी कला थी कि वो किसी की आंखें देखकर उसके मन की बात जान सकता था। बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ कि किसी भी तरह का धोखा नहीं होगा, प्रताप ने कहा और एक नज़र वीर पर डाली जो उसके बगल में चुपचाप खड़ा था। वीर प्रताप का परम मित्र था, इसलिए प्रताप ने आने वाले संकट के बारे में पहले ही वीर को बता दिया था और इसीलिए वीर चुपचाप खड़ा था। ठीक है, मैं चलता हूँ और चंद्र ग्रहण की रात राजकुमारी को लेकर इसी जंगल में आऊँगा।
तब तक तुम यही इंतजार करना और राजकुमार का ख्याल रखना। प्रताप बोला और अपना घोड़ा लेकर जंगल में राजगढ़ के रास्ते निकल गया। दूसरी तरफ त्रिशाला ने युवराज को एक गुफा में कैद कर दिया और गुफा के द्वार पर 2 शैतान लगा दिए। राजगढ़ पहुंचने के बाद प्रताप का जोरों शोरों से स्वागत हुआ। प्रताप ने रास्ते की सारी घटना महाराज को बताई और जल्द से जल्द विवाह की इच्छा जाहिर की, क्योंकि महाराज ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि तुम्हारा विवाह तुम्हारे 21वें जन्मदिन वाले दिन ही होगा। इसलिए सभी मिलकर उस दिन का इंतजार करने लगे। अभी विवाह में 2 महीने शेष थे। सुमेरगढ़ में ये सूचना कर दी गई कि आने वाले जन्मदिन में ही युवराज और राजकुमारी का विवाह होगा। महल में हर तरफ विवाह की तैयारियां चल रही थी। अब सिर्फ 1 महीना शेष था। इन दिनों में तुम और युवराज कई बार एक दूसरे के साथ मिले, साथ में समय बिताया। तुम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे वसुधा। त्रिशाला को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था कि वीर राजकुमार नहीं है। वो भी आने वाले दिनों का इंतजार कर रही थी। अब तुम्हारी शादी में सिर्फ 1 दिन का समय शेष था। सुमेरगढ़ से महाराज और उनके सैनिक भी राजगढ़ आ चुके थे। अब त्रिशाला को कुछ शक होने लगा कि महाराज ने इस विवाह के लिए रोका क्यों नहीं। इसलिए उसने अपने एक आदमी को राजगढ़ के महल भेजा इस रहस्य को पता करने के लिए। तो उसने अपने पिताजी और महाराज सूर्यदत्त को कहते सुना कि सबको पता है कि युवराज प्रताप ही असल प्रताप है, लेकिन सिर्फ वो दुष्ट त्रिशाला नहीं जानती कि जो उसकी कैद में है वो प्रताप नहीं वीर है, युवराज के परम मित्र। उस आदमी ने जब ये बात सुनी तो वो तुरंत ही त्रिशाला को ये बताने के लिए निकल गया। और जब त्रिशाला ने ये बात सुनी तो उसे युवराज को धोखे पर बहुत क्रोध आया और उसने सबसे पहले वीर को मौत के घाट उतार दिया और फिर उसका कहर राजवंश पर टूटा। उसने राजवंश के एक एक शख्स को मारना शुरू कर दिया। उसने तुम्हारे पिता सुमेरगढ़ के महाराज और बाकी सभी लोगों को मार डाला। प्रताप को जब ये बात पता चली तो वो तुम्हें लेकर जंगल की तरफ भागे। उसने अपने शैतानों को तुम दोनों के पीछे लगाया और फिर खुद राजवंश के हर शख्स को खत्म कर दिया, सिवाय तुम्हारे इस जन्म के पिताजी को छोड़कर, जो इन दिनों अपनी नानी के यहाँ थे। तुम दोनों जंगल में भाग रहे थे और वो तुम्हारे पीछे ही थी, लेकिन आखिर में उसने तुम्हें पकड़ लिया। प्रताप के धोखे के कारण उसने सबसे पहले प्रताप को मारा और जब तक वो तुम्हें मारती या कैद करती तुमने खुद ही अपनी जान ले ली। जाते जाते तुमने सिर्फ यही बोला था कि मैं वापस आऊंगी अपने अधूरे प्यार को पूरा करने और साथ ही तुम्हें मारने। तुम दोनों के मरने के बाद उसने समस्त राजगढ़ तबाह कर दिया, क्योंकि तुम्हारे पिताजी उस वक्त नाना के यहाँ थे, इसीलिए वो बच गए। लेकिन राजगढ़ की तबाही की खबर उन्हें मिल गई थी, इसीलिए वो कभी वापस भी नहीं आए। लेकिन तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ खींच लाई बेटा। बाबा ने सारी कहानी बताते हुए अब बोलना बंद किया। और अब ऋषि ही प्रताप है ना बाबा? अवनी ने जवाब दिया। नहीं, ऋषि प्रताप नहीं है, वो सिर्फ एक धोखा है, छलावा है, बाबा ने जवाब दिया। तो असली प्रताप कौन है बाबा, और कहाँ है? अवनी ने हैरानी से पूछा। असली प्रताप ऋषि नहीं सुमित है, इसीलिए ही तुम कभी उससे दूर नहीं रही। वो हमेशा तुम्हारे आसपास रहा, लेकिन तुम कभी उसे पहचान नहीं पाई, बाबा ने जवाब दिया। लेकिन वो सपने वाली बात जो ऋषि ने मुझसे कही थी? अवनी ने पूछा। वो सब झूठ था और शायद तुमने उसकी बात सही से सुनी नहीं थी। तुमने बस प्रताप शब्द सुना। वसुधा कभी पेंटिंग नहीं करती थी और ना ही तुमने कभी अपने स्वप्न में ऐसा कुछ देखा। तुम दोनों को एक दूसरे के स्वप्न ही आते थे। जो तुम देखती थी वही हर रोज़ सुमित भी देखता था, बस उसे याद नहीं रहा कभी स्वप्न, बाबा ने जवाब दिया। मतलब मैं वसुधा और सुमित प्रताप है बाबा? अवनी बोली। हाँ बेटा, ये तुम दोनों का पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म है ये 2 प्यार करने वालों का, जिनको एक दिन मिलना ही था, क्योंकि यही तुम्हारा आखिरी जन्म है। आखिरी जन्म मतलब बाबा? अवनी ने पूछा। आखिरी जन्म मतलब ये कहानी आज से नहीं शुरू हुई, ये तुम्हारे पहले जन्म से ही शुरू हुई थी। वो कहानी क्या थी बाबा? अवनी ने फिर पूछा। अभी तुम आराम करो, मैं तुम्हें शाम को ये कहानी सुनाऊंगा। पहले कुछ भोजन पानी का इंतजाम कर लूँ, बाबा बोले और बाहर चले गए। आखिर क्या है इस कहानी का राज, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ऐसी हॉरर कहानियाँ। थैंक यू सो मच।